हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं हिंदी विषय के दूसरे अध्याय की ओर। नलिनी विलोचन शर्मा विष के दांत। ठीक है, तो पहले हम नलिनी विलोचन शर्मा के जीवनी के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो कहानी है विष के दांत उसके बारे में जानेंगे। और इससे जो पहले वीडियो बना है पहला अध्याय का, वो आप इसी चैनल पे जाकर दूसरा वीडियो देख सकते हैं। जो भी देखने चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और नलिनी विलोचन शर्मा की जीवनी के बारे में। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इनका जन्म स्थान पटना का बदरघाट है। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। कब? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से की थी। स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से की थी। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत हिंदी में एमए किया। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आड़ा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ठीक है, 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पश्चात 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने। यानी कि वो इससे पहले 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए और मृत्यु पश्चात जब उनकी मृत्यु हो गई, तब जब तक मृत्यु उसकी नहीं हुई थी तब तक वो बने रहे थे और मृत्यु होने के बाद तो वो वहां से पद निष्कासित हुए। ठीक है, और इनकी रचनाएं जो है कुछ इस प्रकार से है। दृष्टिकोण 1947 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मरने के बाद 1961 ईस्वी। मानदंड 1963 ईस्वी। हिंदी उपन्यास विष के दांत प्रेमचंद्र 1968 ईस्वी, जो कि अभी पढ़ेंगे आगे। साहित्य तत्व और आलोचना 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह कहानी तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। आगे हम जानेंगे विष के दांत। इसके कहानी जो है उनके बारे में। विष के दांत कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सेन साहब एक इंजीनियर है। ठीक है, उनका एक नया कार है जो कि अभी बरसात में बाहर खड़े हैं। ठीक है, और वो कार काला रंग का है जो कि 7,500 रुपए में लिया, यानी कि 7500 रुपए में लिया है। और सेन साहब को अपने कार पे बहुत गर्व है और नाज है। होना भी चाहिए, क्योंकि वो कार है वो लिया है और टॉप न्यू मॉडल का, न्यू ब्रांड का। जैसे अभी चल रहा है, तभी के जमाने में चल रहा होगा कोई नया ब्रांड, तो ये नया ब्रांड का आया था जो कि उन्होंने लिया है। और अभी जैसे BS6 अपाचे ले रहे हैं नया मॉडल, कोई भी लेता है तो गाड़ी घोड़ा कुछ भी लेता है तो उस पर अपना चीज पे सबको नाज होता है। उसी प्रकार सेन साहब को भी अपने कार पर नाज था। और सेन साहब जी के 5 पुत्री और एक पुत्र था। ठीक है, और पुत्री का नाम था सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। और उनके एक पुत्र भी थे जिसका भी नाम खोखा था, और खोखा नाम था, बेटा का नाम खोखा था। कासू मोटर कार खरीदा, और इससे पहले वो कार खरीदा था 7500 में। तो उसके आगे जो है क्या कहते हैं कि सेन साहब और सेन साहब की प्यारी पत्नी सेन साहिबा, मिसेस एंड मिस्टर, तो इनको अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो था, इसलिए इनको अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। और इनकी पुत्रियां जो थी बहुत ही संस्कारी सुशील थी, पर इन्होंने अपने पुत्र को तो बहुत बढ़ावा दिया था, यानी कि जो भी करेगा, पर पुत्री को ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि आस पड़ोस के पड़ोसी भी अगर वो क्या कहते हैं कि जैसे कि होता है
गांव घर में जैसे कि कोई आस पड़ोस के आदमी बोलते हैं कि बनना है तो ऐसा बनो, इनकी बेटी ऐसी है, इनका बेटा ऐसा है, वो है, ये है। इसी प्रकार से अगर कोई अपने बच्चे सबको अगर बताता भी था तो शहंशाह के पुत्री के बारे में कि ये देखो शाम होते ही घर में आ जाती है, अपना काम करती है, अपना काम से ही काम रखती है, ना कि कोई ऐसा काम नहीं करती है जो कि था। तो एक उनका बेटा जो था कासू, और वो जो है अपना उसका पिताजी का जो कार था, यानी कि सेन साहब जी का कार जो था, उस कार को उसके बेटे से बहुत खतरा था। उनकी बेटी तो भाई भोली भाली थी, उसको कार से तो कोई लेना देना था नहीं, ठीक है। और उनका एक पुत्र जो था जिसका के नाम है खोखा, ठीक है, उनको उस कार से बहुत खतरा था। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो क्या कहते हैं, वो अपने पुत्र को अपनी तरह ही बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता था। और उनको अपने पुत्र पर गर्व तो था ही, वो अपना तरह इंजीनियर बनाना ही चाहता था। लेकिन है ना कि यानी कि एक गाना भी है इस पे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो बेटा का क्या करना था, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। तो सेम वही बात है, उसका पिता चाहता था कि वो मेरे तरह ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। पर लेकिन ये किसी भी पिता को या किसी भी आदमी को ये नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं तो वो ही बनेगा, हम अगर शिक्षक हैं तो मेरा बेटा भी शिक्षक ही बनेगा, मिस्त्री है तो वो भी मिस्त्री ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका उस चीज में रुचि है कि नहीं है, वो क्या बनेगा पता नहीं, यही सबसे बहुत बड़ा मूर्खता होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका जिसमें रुचि है, जिसमें मन लगता है, जिसमें जानकारी है, तो वो वही कर सकता है, होना चाहिए। तो इसलिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसा उसका रुचि है वही होना चाहिए। तो एक दिन इसी प्रकार एक दिन उसका पिता जो है, यानी कि बगल में एक नहीं होता एक कारीगर मिस्त्री के यहाँ गैरेज, उसमें बात किया, सोचा कि हम अपने बच्चे को उसमें दे देंगे तो बचपन से ही काम करेगा, तो हाथ बचपन से ही कारीगरी में जम जाएगा, कुछ ऐसा सोचा। तो इन्होंने वहां पे उसका दिया। तो मदन के सेन साहब जो थे, ठीक है, सेन साहब और उनके दोस्त जो होते हैं, तो उन्हीं में दोनों समय बातचीत होता ही है, जहाँ पे चार लोग बैठ गए तो वहाँ बात होगा ही। तो उन्हीं बीच में सेन साहब बताने लगे कि मेरा बेटा ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा करेगा, कुछ ऐसा करेगा, बड़ा होकर हम तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा बोलने लगा। तो इसी प्रकार आगे जब गया तो क्या कहते हैं कि वो तो काम कर ही रहा था, उतना में ही वो क्या किया, कार का लाइट तोड़ के लेते आया। और तभी देखिए, अगर बेटा का या पुत्र का गलती हो, ठीक है, तो पिता को उसे बढ़ाव नहीं देकर उसे वहीं समझाना चाहिए या उसे बताना चाहिए कि हाँ गलत है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो यहाँ से मन अगर बढ़ाव देगा तो ये आगे बढ़ नहीं सकता, ये कमजोरी है। तो ये क्या किया, बोला कि देखो ये कितना एकदम इसमें इंजीनियरिंग में इसका दिमाग लगा हुआ है कि एक कार का शादी करके नया डिजाइनिंग में करने लगा, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसको झाँप के वो आगे बढ़ा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके आगे बढ़ा दिया तो उसका दोस्त सब वो देखने लगा, ठीक है, जब पिता को उस पर गर्व ही है तो हमको क्या, ठीक है, जिसका जैसा है। तो इससे आगे जब वो बढ़ा तो उसके बाद जहां भी वो क्या कहते हैं कि खोखा गलत करता, लेकिन उसका पिता उसको नजरअंदाज करते हुए बढ़ाव देते गया। तो एक दिन ऐसे ही चलते चलते जा रहा था, तो एक कार में बैठा, उसका ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर बैठा था। तो एक दिन सेन साहब कहीं जा रहे थे अपने न्यू कार से, और उसका ड्राइवर जो है शोफर, वो कार में बैठा हुआ था। और तभी एक मदन नाम का लड़का जो कि उसी के आस पड़ोस का था, वो कार को छूने या देखने के भाव से गया, वो छू रहा था। तभी उनका जो ड्राइवर है शोफर, उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे धक्का मारा तो वो गिर गया, गिरने की वजह से उनका सर थोड़ा तो ठेहुना जो है होता है घुटना, वो फूट गया था, यानी कि कट गया था। तो उसी बातचीत को, उसी घटना को देखकर उनकी माँ, मदन की माँ
बगल में ही थी, तो वो आई और देखे कि उनका बेटा जो है उसका पैर कटा हुआ है और वो ड्राइवर से उलझ पड़ी, मतलब कि उलझ गई, यानी कि बोलने लगी। तो तभी उधर से सैन साहब जी आए और उसकी माँ को देखने लगे कि ऐसा ऐसा बोल रही है। तो उसके बाद देखने के बाद वो सैन साहब एकदम चुप्पी साधे हुए दबे लब से उसे एकाग्र होकर एकता पूर्वक देख रहा था। तो इसी देखने की वजह को उसकी माँ देखते हुए कुछ नहीं बोली। और सैन साहब तभी उधर से भारी लफ्जों में बोला कि ले जाओ अपने बेटे को और आगे से ऐसा कोई काम दोबारा ना करे। तभी उसकी माँ अपने बेटे का बायां हाथ पकड़कर और उसके पैर में लगे चोट से खून जो आ रहा था उसको पोंछते हुए अपने घर को लेकर चले गए। उसी दिन उसके यहाँ शाम में जब गिरधर लाल जो कि उसी के यहाँ काम करता था वो जब आया तो ये घटना को जानते हुए वो सैन साहब के सामने एकदम जो होता है शांत खड़े हो गए। तभी सैन साहब बोले कि तुम्हारा बेटा आज आया था और मेरे कार के साथ ऐसा कर रहा था, ऐसे ऐसे हुआ और यही ऐसा बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है और ऐसे ही बच्चे बड़े होकर गुंडे डाकू बनते हैं। तो अपने बच्चे को समझाया करो। ये बात सुनकर मदन का पिता जो था गिरधर लाल आग बबूला होकर यानी कि पूरा गुस्सा से एकदम भर गया था। और वह जब शाम को काम खत्म कर कर घर गया तो मदन को पकड़ के बहुत मारा और उसी दिन से वो क्या कहते हैं सैन साहब के बेटे से और ना तो उसके साथ में खेला करता था ना ही उसके साथ में घुमा करता था। तो कुछ दिन के बाद क्या कहते हैं कि मदन जो है वो ना ही घूमता था ना ही खेलता था और ना ही उसके साथ उलझता था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद मदन अपने मित्रों के साथ यानी कि दूसरा जो होता है आस पड़ोस का मित्र उसके साथ बाहर में लट्टू नचा रहा था, ठीक है, नचा रहा था। और उधर से ही उसे होकर सैन साहब के पुत्र खोखा आ रहे थे और उन्होंने मदन को बोला, जैसे नहीं होता है कि एकदम पूरा, क्योंकि माता पिता के छूट देने से पुत्र बिगड़ जाता है, ये कहीं ना कहीं अटल सत्य है। इसलिए उनका जो पुत्र था जो कि बहुत छोटा था, ठीक है, और वो इतना एकदम बढ़ चढ़ के बोला कि मैं भी खेलूंगा, मैं भी लट्टू नचाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मदन कहाँ उसकी बातों में पड़ने वाला था, क्योंकि उसके वजह से वो मार खाया था। वो समझ रहा था कि अगर हम अभी कहेंगे तो ये फिर आगे ना आगे चल के, जब अभी ऐसे आने से खेल में आने से ये इतना भड़क के बोल रहा है, आगे और क्या नहीं होगा। तो इसलिए वो बोला कि तुम ये नहीं खेलेगा। और लेकिन क्या कहते हैं कि बिगड़ा लड़का, सैन साहब का बिगड़ा लड़का, ये फिर बोला कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा। तो ऐसे में मदन गुस्सा तो इसको पहले से, तो उसी में सैन साहब का पुत्र खोखा पूरा एकदम गुस्सा से एकदम रंगबाजी पूर्वक उसका क्या कहते हैं कि मदन का कॉलर पकड़ लिया। और जैसे ही मदन का कॉलर पकड़ा तब तो मदन कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि उसके वजह से ही वो पहले ही मार बहुत खाया था। वो भी एकदम पूरा इसका पकड़ा और एकदम लग गया एकदम धड़ाधड़ युद्ध में। और तभी उधर से उसका मित्र जो है जो छोटा था वो सब भी देख रहा था, युद्ध का मजा ले रहा था। ना कोई इसके तरफ से बोलता था ना कोई इसके तरफ से। तभी मदन एकदम पूरा मारपीट करते हुए उस सैन साहब के पुत्र खोखा का 2 दांत तोड़ दिया और मार करते हुए वो वहां से भाग गया। भाग कर वो सोचा कि आज तो अगर हम घर गए तो आज बहुत मार लगेगी, क्योंकि ऐसे ही उसके वजह से हम पहले भी मार खा चुके हैं। तो मदन जो है वो यानी कि अपने घर से बाहर किधर भी छुपा हुआ था और सोचा कि घर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करे, शाम हो गई, भूख लग गई, अब करे तो करे क्या। उसके पास वही एक रास्ता था कि अब तो घर जाना है। तो वो क्या किया कि शाम होते ही वो अंधेरा था और वो अपने पीछे वाली घर के पीछे में जो दरवाजा नहीं होता है उधर से वो गया और देखा घर में तो अंधेरा था और एक कमरे में
उनके माता और पिता दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी ये दबे पांव अपने कमरे के अंदर गया और उधर के किचन रूम जो बोलते हैं खाना बनाने वाला रूम, उसके अंदर गया और उसको तो भूख लगा था। वो पहले खाना भर पेट खाना खा लिया और उसके बाद वो उसको सुनने की इच्छा हुई कि क्या मेरा ही बात हो रहा है क्या। तो उसके बाद वहां से एकदम दबे पांव आगे बढ़कर गेट के सामने छुप कर वो सुनने लगा। तो वो सुना तो उसके माता पिता बोल रहे थे कि हमको बोला कि नौकरी से निकाल दिए हैं और तुम अपना जो है पैसा ऑफिस में जाकर ले लेना, ठीक है। उसके बाद ये सुना तो कहा मदन बाबू को अपने बारे में नहीं सुना। वो सोचा कि कोई और बात हो रहा है और वो क्या किया, सोचा कि अब जाते हैं सोने के लिए। तभी वो दबे पांव आगे बढ़ रहा था। अंधेरा के कारण उसका पैर लोटा से टकरा गया और लोटे की ढंढनाहट से क्या कहते हैं कि उनका पिता देख लिया और माता भी देख ली। और तभी मदन एकदम शांत खड़ा हो गया, सावधान जैसे होता है, डर से अब तो देख लिया, अब तो क्या होगा राम जाने। तो तभी क्या कहते हैं उसके पिता वहां से उसके तरफ दबे पांव बढ़ने लगे और तभी दबे पांव बढ़ने के बाद उनके पिता मदन को कसकर गले लगाए और गोद में उठाकर लाड़ प्यार करने लगे। और मदन यह चीज देखकर बहुत दंग था, क्योंकि ना जाने इससे पहले कब उनके पिता उससे इतना प्यार किए हैं पता नहीं। पर क्या कहते हैं कि मदन इस बात से खुश भी था कि आज क्या हुआ है जो मेरे पिता इतना हमसे स्नेह और प्यार कर रहे हैं। तो उसके पिता ने बोला कि तुम छोड़ो ऐसे काम को हमको भी करना नहीं है, कि जो कि अपना बच्चा को अति नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है तो उसको क्या। तो जो उसका पिता नहीं किया तो उसका बेटा करके अति कर दिया। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होता है। विष के दान, नरेंद्र बिलोचन शर्मा जी का ये दूसरा चैप्टर था, जो कि हमने आपको कहानी के माध्यम बहुत ही सुलभ और स्वदृश भाषा में आपको समझाया है और बताया है। और हमको उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी तरह समझ में आए। और इससे आगे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ को लाइक करें और धन्यवाद।